दोस्तों, इसके पहले आपको क्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें आपको बताया गया रचना के आधार पर क्रिया मुख्यतः दो भेद हैं। उसमें आपको ट्रिक बताया गया, एक आसान ट्रिक बताया गया है कि आप वाक्य देखते ही बता सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। अगर आप ना देखे हो तो उसे देख लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, उसे आप पहचान सकते हैं कौन सी क्रिया है। लेकिन क्रिया के प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुछ अन्य भेद और हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे पूछे गए द्विकर्मक क्रिया कहाँ है, सहायक क्रिया क्या है, तो इन सब के बारे में हम बताते चलें इसी समय, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो देखते हैं क्रिया के अन्य भेद कौन कौन से हैं। देख लीजिए, प्रयोग के आधार पे है ये। पहला आप एक तरफ से देखते चलिए, पहला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? एकदम वाक्य जो नाम लिखा है एकदम आप इसी से समझ जाएंगे। जिस क्रिया के साथ, इसका परिभाषा है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हैं, द्वि माने दो, कर्म माने कर्म, जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एकदम आसान। जैसे वाक्य आपको मिला, लिखा गया मां बालक को, मां बालक को दूध पिलाती है। वाक्य लिखा गया मां बालक को दूध पिलाती है। वाक्य में कर्ता कौन है? मां। क्रिया क्या हो रही है? पिलाना। तो यहां देखिए कर्ता और क्रिया स्पष्ट है। यहां दो कर्म कौन कौन से हैं? क्रिया के साथ दो कर्म है, एक है बालक, दूसरा है दूध। किसको? हमने दो शब्द बताया था पिछले वीडियो में कि जब क्रिया के साथ क्या और किसको लगाया जाए, किसको लगाया जाए और उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो यहां क्या पिलाया जा रहा है? दूध। किसको पिलाया जा रहा है? बालक को। तो दोनों शब्दों का यहां उत्तर मिल रहा है, इसलिए कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। स्पष्ट है। इस क्रिया के साथ दो कर्म हैं, बालक और दूध, द्विकर्मक क्रिया। और एक उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया जादूगर ने बच्चों को जादू दिखाया। तो यहां देखिए कर्ता जादूगर है, क्रिया क्या है? दिखाना। लेकिन दो कर्म है, किसको दिखाया गया? बच्चों को। क्या दिखाया गया? जादू। इसलिए कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है सहायक क्रिया। दूसरा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? देख लीजिए, एकदम आसान। यानी वह शब्द जो क्रिया के साथ लगकर उसके संपन्न होने, उसके होने में सहयोग करे, तो उसे को हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक माने सहायता करने वाला। जैसे वाक्य लिखा गया वह जाता है। क्रिया क्या है? जाना। सहायक क्या होगा? है। यही आपका सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का सहायक कह सकते हैं, सहायक क्रिया इसे कहा जाएगा। और जैसे लिखा गया वे सब आए हैं। तो यहां क्रिया क्या है? आना। सहायक आपका क्या होगा? है। तो ये आपका सहायक क्रिया, इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे परीक्षा में जो पूछा जाएगा वह जाता है में सहायक क्रिया कौन है, तो वह नहीं है, जाता नहीं है जो है ये सहायक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एकदम आसान है, परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इससे देखते रहिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है नंबर 3, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया
पूर्व माने पहले, काल माने समय, पहले समय में। तो एकदम आसान है, शब्द से ही, नाम से ही आप स्पष्ट हो सकते हैं। यानी जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाए तो पहले वाली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। एकदम स्पष्ट। जैसे लिखा गया वाक्य, राम नहाकर खाता है। वाक्य में लिखा गया राम नहाकर खाता है। तो यहां देखिए एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करने की बात कही गई। कर्ता कौन है? राम। यह क्रिया क्या हो रहा? खाना। लेकिन एक क्रिया इसके पहले हो गया, क्या? नहाकर। इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जैसे लिखा गया सोहन पढ़कर सोता है। तो वाक्य लिखा गया, क्रिया क्या हो रहा है? सोना। लेकिन उसके पहले क्रिया क्या हो रही है? पढ़कर। इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। एकदम आसान है। आगे देखते हैं, अगला है आपका, आगे लिखा गया नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया एकदम आसान है। नामबोधक क्रिया क्या होता है? इसमें देखिए, जब क्रिया संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिलकर, यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्रिया का रूप दे दिया जाए तो उसी को नामबोधक क्रिया कहा जाता है। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही क्रिया का रूप दे दिया जाए, या कोई विशेषण शब्द हो, क्रिया का रूप दे दिया जाए उसे। तीन चीज याद है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम। सर्वनाम वैसे जहां संज्ञा है वहां सर्वनाम है, जहां सर्वनाम है वहां संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन्हीं को जब क्रिया का रूप दे दिया जाए, इन्हीं को क्रिया बना दिया जाए तो उसी को हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा है हाथ, क्रिया क्या बनेगा? हथियाना क्रिया है, यही नामबोधक क्रिया हो गई। आगे जैसे लिखा गया लात, नामबोधक क्रिया क्या होगा? लतियाना। लाठी, नामबोधक क्रिया क्या बनेगा? लठियाना। जैसे विशेषण शब्द है पीला, तो इसका हो जाएगा पीला पड़ना। पीला पड़ना नामबोधक क्रिया। तो ये आपको याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जब हम क्रिया से जोड़ दें, क्रिया को उसी में मिला दें तो वह नामबोधक क्रिया हो जाती है। हाथ से हथियाना, लात लतियाना, लाठी संज्ञा है लठियाना, पीला विशेषण है पीला पड़ना, ये आपका नामबोधक क्रिया हो गया। ये आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगला आपका है संयुक्त क्रिया। अगला है संयुक्त क्रिया। एकदम आसान है। क्या? देखिए, नाम क्या लिखा गया? संयुक्त। संयुक्त माने मिला हुआ। मिला हुआ। जब कोई क्रिया, दो क्रिया आपस में मिल जाएं तो उसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रिया जब आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे लिखा गया कूद पड़े, वे लोग झगड़े में कूद पड़े। तो यहां कूदना भी एक क्रिया है और पड़ना भी एक क्रिया है, इसलिए कैसा दोनों मिल गया, कैसा क्रिया हुआ? संयुक्त क्रिया हुआ। आगे जैसे लिखा गया मोहन खाने लगा, तो खाना क्रिया हो रहा है, यहां भोजन नहीं। क्रिया ये भी है, क्रिया ये भी है, दोनों मिल गया तो कैसा? दोनों मिल के कौन क्रिया बना? संयुक्त क्रिया। एकदम स्पष्ट हो रहा। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा जो भी दिक्कत आपको होती है। जैसे
आगे लिखा गया और एक वाक्य जैसे लिखा गया, कोई उदाहरण है, लिखा गया मैं कह उठा, यानी मैं बोल पड़ा। तो बोल भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, कहना भी क्रिया है, उठा भी क्रिया है। कह उठा दोनों मिलके कौन सी क्रिया बनी? संयुक्त क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है अगला आपका है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा एकदम आसान है क्या? यानी जब कोई क्रिया सीधे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाए, संज्ञा के रूप में बोला जाए, वाक्य में संज्ञा का स्थान ले ले, तो उसी को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। एकदम आसान। जैसे टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वाक्य लिखा गया टहलना, क्रिया क्या हो रहा है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहां देखिए टहलना जो क्रिया एक है, लेकिन वाक्य में एक संज्ञा का स्थान लिया, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसीलिए इसे हम कौन क्रिया कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाएगा। आगे जैसे लिखा गया मरना देश भक्ति, देशभक्ति का प्रमाण है। वाक्य लिखा गया मरना देशभक्ति का प्रमाण है। तो यहां मरना एक क्रिया है, लेकिन वाक्य में संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ, इसलिए एक ऐसी क्रिया हुई, क्रियार्थक संज्ञा हुई। वाक्य वैसे अच्छा नहीं है, वो लिख दिया गया केवल। आगे देखिए अगला है केवल मरना ही देशभक्ति का पहचान नहीं है, प्रमाण नहीं है। देश के लिए सेवा करना, देश से के अंदर रह रहे दुश्मनों से लड़ाई करना, यह देशभक्ति का प्रमाण है। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी है, आखिरी 7वां। अगला है, इसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा, यहां देखिए शब्द क्या लिखा है? प्रेरणा। यानी जब कोई क्रिया खुद ना करके किसी और से करवाई जाए, खुद ना करके किसी और से करवाई जाए, तो उसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाएगा। जैसे मालिक नौकर से पानी भरवाता है, तो यहां देखिए क्रिया क्या हो रही? भरवाना। लेकिन ध्यान दीजिए यह क्रिया मालिक खुद ना कर किसी और से करवा रहा है, इसलिए कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम उसे जगवाता है, यानी जगाने का क्रिया जो हो रहा है खुद ना करके किसी और से करवाया जा रहा है, इसलिए जगवाता है। कैसी क्रिया है? यह आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। बस ये आपके अन्य भेद रहे मित्रों। 7 भेद हैं रचना प्रयोग के आधार पर, जो याद रखें परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इससे 7 भेद कौन कौन से हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। और अक्सर वाक्य देके उसमें पूछा जाता है कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक है, सहायक है, पूर्णकालिक है, नामबोधक है। तो आपको पहचान हमने बता दिया, बहुत ही आसान है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।